हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हमारा चलेगा वैदिक सभ्यता। जैसे आदि इतिहास को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि उसे दो भागों में बांट लेते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक होता है वैदिक सभ्यता। तो ये प्राचीन भारत में भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो आइए अब हम समझेंगे वैदिक सभ्यता को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ वह वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहलाता है ना। तो हमने यहाँ ये समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, यानी कि पतन जैसे ही वो ख़त्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके जस्ट बाद ही हमारा जो है वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि वैदिक सभ्यता जो था, तो वैदिक सभ्यता में उसको कहा गया वैदिक काल। मतलब जिस काल में वैदिक सभ्यता था उस काल को क्या कहा गया, वैदिक काल। और इस वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। आपको हम फिर से समझा दें, जो वैदिक सभ्यता जिस काल में था, जिस समय में मानव लोग वैदिक सभ्यता में रहते थे, तो उसको कहा गया वैदिक काल। समझ में आ गया, वैदिक काल कहा गया। ठीक है, जैसे पाषाण काल, तो पाषाण काल में आदि मानव क्या करते थे जी, पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो उसका पाषाण काल हो गया। अब उसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो जो हमारा वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जो समय था उसको कहा गया वैदिक काल। और इसको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया है। ये जो है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल का समय है। और उसके साथ ही साथ जो है उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। आगे देखिए, जो वैदिक सभ्यता का आधार है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। मतलब उसकी आधार थी, जो आधार हम कहते नहीं है जीने के लिए सब चीज़, है ना। तो वैदिक सभ्यता फुल डिपेंडेंट था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे। मैक्स मुलर के समय आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया था। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बस गए थे। ठीक, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के क्या हुए थे, बस गए थे। वैदिक काल में संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्रों को आर्यावर्त कहा जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैदिक काल में संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो आर्यावर्त कहा जाता था। क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत में जो है आर्य लोग आकर के अपना डेरा डाल चुके थे, वहाँ पर जो है बस चुके थे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं वेद और उसकी जो है विषय वस्तु को हम जो है समझने का प्रयास करते हैं कि जो वेद होते हैं और उसकी संबंधित विषय वस्तु होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसको जल्दी से फटाफट से हम समझेंगे। तो आइए अब हम वेद को शुरू करते हैं। जैसे कि वेद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे कि आपको बताया भी गया है, ऋग वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब आइए समझते हैं कि ऋग वेद में जो है क्या क्या दिया गया है। ऋग वेद में 10 मंडल होते हैं। ठीक है, 108 सूक्त होते हैं, 1028 श्लोक तथा लगभग 10,600 मंत्र होते हैं। इसमें पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात याद रखना है कि इसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने गए हैं, सबसे पुराने माने गए हैं। आपसे ये भी पूछेगा कि ऋग वेद में जो मंडल हैं वो सबसे पुराने कौन कौन हैं, तो आप याद रखना 2 से 7 तक। ऋग वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है तथा इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्री या होता कहा गया है ना। जो ऋग वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं या जो भी पुरुष ऋग वेद को पढ़ते हैं उनको होत्री कहा जाता है। और जो होत्री का अर्थ होता है वो होता है। ठीक है, अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। जितने भी कर्मकांड होते हैं वो सारे के सारे जो हैं यजुर्वेद में जो है दिए गए हैं। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अधार्व्यू कहते हैं। और यजुर्वेद जो है 2 भागों में विभक्त है, एक कृष्ण यजुर्वेद
यजुर्वेद और दूसरा जो है शुक्ल यजुर्वेद। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आप तो जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है यजुर्वेद के प्रकार को आप नहीं जानते थे, जो आपको यहाँ देखने के लिए मिल गया कि जो यजुर्वेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा जो होते हैं शुक्ल यजुर्वेद होते हैं। यजुर्वेद देखिए यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में रचा गया है। इसको आप नोट कीजिए फटाफट, और आप याद रखिएगा जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद दोनों में रचा गया है। अब हम सामवेद को देखते हैं। सामवेद, साम का अर्थ गान से होता है। इसकी ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहा जाता है ना। ऋचाएँ का मतलब श्लोक होती है। आप याद रखना, ऋचाएँ का मतलब क्या होती है, श्लोक होती है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, अर्थात श्लोक हैं, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं, अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की थी, और अथर्व शब्द का जो तात्पर्य होता है पवित्र जादू होता है, अर्थात यह वेद जो है जादू टोना के लिए भी जाना जाता है। और अथर्व वेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह गीत, जादू टोना और इसके साथ ही साथ जो है विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वास तथा नाना प्रकार की औषधियों का जो है अथर्व वेद में जो है वर्णन है। औषधि का मतलब दवाइयाँ, है ना, विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण के लिए भी दिया गया है। तो आपने वेद के बारे में जो है आपने वेद के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया। देखिए वेद के बाद में जो होता है वेदांग होता है, और वेदांग का जो अर्थ होता है वो होता है वेदों का अंग, जो 6 बताए गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम आगे देख लेते हैं इस जो आपके इससे रिलेटेड जो वैदिक सभ्यता है। 2 इंपॉर्टेंट बात, ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वो सिंधु नदी थी, है ना। ऋग वैदिक काल की दूसरी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। अब यह राजस्थान के मरुस्थल में जो है विलुप्त हो गई है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और ऋग्वेद से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट बातों को जो है देखते हैं। जैसे देखिएगा ऋग्वेद में जो है गंगा नदी की चर्चा मात्र 1 बार हुई है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितने बार हुई है? 1 बार। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो है मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट बात को ही बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना। और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बनाया था, हालांकि बोर्ड पे जो है लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। वह जो आर्य लोग हमारे पंजाब में आकर बसे थे, उनकी जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। ऋग्वैदिक राज्य अत्यंत छोटे छोटे होते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। जो ऋग्वैदिक राज्य थे वो अत्यंत क्या होते थे? छोटे छोटे होते थे, इसलिए उनको जन कहा जाता था। इसके साथ ही साथ आपको बताया गया है ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार जो है मिलता है, और जन के शासक को राजन कहा जाता था, है ना। ऋग्वेद में जनपद का उल्लेख 1 बार भी नहीं हुआ है। आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में जनपद शब्द का जो प्रयोग है 1 बार भी नहीं हुआ है। ऋग्वेद जो आपके है ऋग्वेद काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी और दुर्गपति को पूरब, ठीक है, और गुप्तचर को अस्पश, गौ चराने वाले भूमि के अधिकारी को व्रजापति तथा परिवार के मुखिया को जो है कुलप कहा जाता था। ये आप अभी याद कर लो, ठीक है। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको आप अभी याद कर लो। आर्यों की जो जनसभा को विदथ कहा जाता था, जो आर्य लोग सभा लगाते थे उसे विदथ कहा जाता था। यह उनकी सर्वाधिक प्राचीन जो है संस्था थी। वैदिक युग के केंद्रीय राजनीतिक संस्था को समिति कहा जाता था। यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी, जिसे राजा को चुनने एवं पदयुक्त करने का जो है अधिकार था। इसी सभा में जो है लोग क्या करते थे? राजा को चुनते थे और उनको जो है अच्छे पद पर जो है बैठाते थे, जो भी राजा का पद हुआ करता था। सभा एक अन्य लोकतांत्रिक संस्था थी, जो एक लोकतांत्रिक होती थी, क्योंकि जो है इसमें राजा जो है लोगों की जो है इच्छा से क्या होते थे? बनाए जाते थे, जिसके सदस्य राज परिवार के सदस्य एवं समाज के श्रेष्ठ जन होते थे।
इसके साथ ही साथ आपको कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में सभा एवं समिति को आदि पुरुष प्रजापति अर्थात ब्रह्म की जुड़वा बेटियां है ना की संज्ञा जो है दी गई है। इसके साथ साथ जो है हमारा अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आई होप आप यहाँ तक जो है अभी तक वीडियो को देख रहे हो और ये जो है आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो ऋग वैदिक काल था है ना, तो उस ऋग वैदिक काल में जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ ऋग वैदिक काल में जो है कुछ राजनीतिक संगठन थे। तो उन राजनीतिक संगठन को क्या क्या कहा गया है, तो चार नामों से जाना गया है। पहला को कुटुंब, दूसरा को ग्राम, तीसरा को विष और चौथा को जो है जन कहा गया है। जो कुटुंब होते थे वो क्या होते थे, आइए इसको आप समझते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है जो कुटुंब होते थे राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई कुटुंब कहलाती थी, यानी कि जो भी राजनीतिक संगठन होते थे उसकी इकाई क्या कहलाती थी, कुटुंब कहलाती थी, जिसका प्रधान जो होता था उसको कुलप होता था, उसको कुलप कहा जाता था। आप ये भी बात जो है आप याद रखोगे क्योंकि ये सभी के सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपका हो जाता है ग्राम, अनेक कुटुंबों का समूह जो है ग्राम कहलाता है। जब बहुत सारे कुटुंब एक साथ मिलकर रहते थे तो उसको क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था, अर्थात जो है उसको गांव जो है कहा जाता था। तो आप जो है ये भी बात याद रखोगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो है यहाँ पर बताए गए हैं। तीसरा जो है 20, ठीक है। 20 जो है 20 क्या होता है, अनेक ग्रामों का समूह जो है 20 कहलाता है, जिसके जो प्रधान हैं वो 20 पति होते हैं, और जो ग्राम के प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्रामनी, जैसा कि हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। चौथा आपका जन होता है, अनेक बीसों का समूह जो है जन कहलाता है, जिसके प्रधान को गोप अथवा राजन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम फिर आगे समझते हैं। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, है ना। जो समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे उनको जो है हम क्या कहते थे, ईशान कहते थे, है ना। ये सभी के सभी जो है आपके लिए बहुत बेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप पूरे वीडियो को देखिएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। कर का निर्धारण करने वाले विशिष्ट अधिकारी को भागदूत कहा जाता था, और अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो है उग्र करता था। मतलब जो लोग जो है अपराधी को पकड़ कर लाते थे उनको जो है उग्र कहा जाता था। ऋग वैदिक समाज का जो ढांचा है वो निम्न प्रकार से था। पहले जो होता था गृह परिवार, उसके बाद ग्राम जिसको गोत्र भी कहा जाता है, उसके पास 20 और फिर जो होते हैं जन होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई है। ऋग वैदिक समाज जो है पितृसत्तात्मक था। जो ऋग वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्णों का उल्लेख जो है मिलता है। आप एकदम इसको अभी आप कॉपी में नोट करो और जल्दी से इसको जल्दी याद करो, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण आदि पुरुष के मुख से क्षत्रिय, है ना, उसकी जो ब्राह्मण है आदि पुरुष के मुख से और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से। आदि पुरुष मत के मतलब होते हैं ईश्वर, है ना, जो ब्रह्मदेव होते हैं, और वैश्य जो है उनकी जंघाओं से एवं शूद्र जो है उसके पैरों से जो है उत्पन्न हुए हैं। आप इसको अभी के अभी जो है इसको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋग वेद में जो है आर्यों को, जो ऋग वेद है उसमें आर्यों को द्विज मतलब 2 बार जन्म कहा गया है। आर्यों का जन्म एक बार, यहाँ पर आप समझिएगा, जो आर्यों का जन्म है एक बार तब होता था जब वे माता के पेट से उत्पन्न होते थे, और दूसरी बार तब होता था जब उनका उपनयन संस्कार होता है। तो आर्यों का जन्म जो है 2 बार होता था। एक उपनयन संस्कार, अर्थात अगर आप ब्राह्मण हो तो जनेऊ के बारे में जानते हो तो उपनयन संस्कार उसी को बोला जाता है। ऋग वेद में जो है अनार्यों को अव्रत यानी व्रतों का पालन न करने वाला और मृद्धवाच, ठीक है, यहाँ मृद्धवाच का जो है मतलब बताया गया है अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट वाणी मतलब बोलने वाला, और आनस मतलब कि चपटी नाक वाले कहा गया है। आप इसको अभी लिखो और जल्दी फटाफट से याद कर लो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, और ये सभी के सभी आपके लिए बहुत बेस्ट हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद कीजिएगा, अपना जो है नोट्स बनाइएगा। शतपथ ब्राह्मण में देखिए यहाँ पर बताया गया है, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को जो है पति की अर्धांगिनी कहा गया है। आप याद रखो कि ये बात जो है शतपथ ब्राह्मण से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ये बात बताया गया है कि जो आपकी पत्नी होती है वो पति की क्या होती है, अर्धांगिनी जो है होती है,
है। तो आई होप आप इस बात को हमेशा जो है याद रखिएगा, ये एग्जाम तक आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या बताया गया साथियों, आप अच्छे से समझिएगा। ऋग वेद में पत्नी को जो है जायदात स्तंभ, जायदे स्तंभ अर्थात पत्नी की गृह कहा गया है ना। पत्नी की क्या कहा गया है, गृह कहा गया है, कहकर संबोधित किया गया है। आप ये भी बात याद रखना। ऋग्वेदिक काल में शिक्षा का आधार जो है गुरुकुल पद्धति थी, जहाँ मौखिक शिक्षा दी जाती थी, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो है छात्र क्या करते थे, केवल याद करते थे, है ना। और मौखिक शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पर जो है लिखित शिक्षा नहीं दी जाती थी, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ही छात्रों को जो है ज्ञान अर्जन करना होता था। ऋग्वेदिक काल के लोगों का जो है मुख्य पेय सोमरस था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत था और ऋग्वेदिक काल के आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेदिक काल में विनिमय के लिए गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। क्लियर, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ऋग्वेदिक काल में युद्ध का प्रमुख कारण गायों की खोज अर्थात गौवेष्टि था। ऋग्वेदिक काल में व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा, पनी कहलाता था। क्या कहलाता था, पनी कहलाता था। आप याद रखोगे। आर्यों के मुख्य देवता जो थे वो क्या थे, इंद्र थे। जो आर्य लोग के मुख्य देवता थे वो क्या थे, इंद्र थे। आप जो है ये भी बात याद रखिएगा। आई होप आपको यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसके साथ ही साथ हम कुछ आगे देख लेते हैं। ऋग्वेदिक कालीन कुछ देवता को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऋग्वेदिक कालीन देवता बताए गए हैं इंद्र अर्थात युद्ध एवं वर्षा के देवता। इंद्र जो होते हैं युद्ध और वर्षा के देवता कहे गए हैं। अग्नि क्या होते हैं, जो मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थता का कायम करना। ठीक, ये अग्नि का काम है। वरुण समुद्र का देवता कहे गए हैं, है ना। और विश्व के नियामक शाश्वत सत्य का प्रतीक है। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता इन्हीं को कहा गया है। आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता किसको कहा गया है, वरुण को। तो वरुण देव भी जो हैं आपके जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको भी नहीं छोड़िएगा, याद रखिएगा। अब चलिए ऋग्वेद के बाद जो है वरुण देव के बाद जो हैं वो कौन है, धौ। आकाश का देवता धौ कहलाते हैं। आप ये बात याद रखना, जो आकाश के देवता हैं वो धौ कहलाते हैं और ये सबसे प्राचीन देवता कहे गए हैं। सोम वनस्पति के देवता कहे गए हैं, ठीक है। और पूषण पशुओं का देवता जो है वो पूषण कहे गए हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता कहे गए हैं। विष्णु विश्व के संरक्षण और पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता और परीक्षित मृत्यु लोक का देवता। आप याद रखना, ये ऋग्वेदिक काल के जो हैं ये सभी मुख्य देवता थे जिनकी पूजा जो है ऋग्वेदिक काल में होती थी। इसके बाद जो है दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करेंगे, याद करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ऋग्वेद में मंदिर तथा मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में जो है मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आप याद रखना, आर्य जो है लोहा का खोज किए थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई। आप याद रखना, वर्ण व्यवस्था जो है जाति आधारित किस उत्तर वैदिक काल में हो गई। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता जो हैं वो प्रजापति थे। वो कौन थे, प्रजापति थे, है ना। इसके साथ साथ जो है दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि के संभवतः श्रद्धा प्रथा को शुरू किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ आगे हम देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा क्या नहीं थी, अच्छी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में संभवतः 950 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध जो है हुआ था और उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र जो है आधुनिक मध्य प्रदेश था और जो है पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका प्रयोग हम आज भी करते हैं, है ना। इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में राजा के राज अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। समझ में आ गया, राजसूय यज्ञ का जो है आयोजन जो है किया जाता था। तो ये सभी के सभी जो हैं आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो ऋग्वेदिक काल जो आपके वैदिक सभ्यता से इम्पोर्टेंट रिलेटेड था और यहीं पर जो है हमारी वैदिक सभ्यता समाप्त होती है। आई होप आपको वैदिक सभ्यता अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और सभी के सभी टॉपिक आपको एग्जाम से रिलेटेड है
मैं इतना आसान टॉपिक लेकर आया, ऐसे टॉपिक को बनाकर लाया जो आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। इससे बाहर आपके जो हैं वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, है ना। तो आप इसको देखिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि हम जो है बड़ा बड़ा वीडियो आपके समीप लेकर जल्द से जल्द आएँ। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।